स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आसान क्लासेस पर। आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों को। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर बताए थे। स्वर और व्यंजन, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज हम व्यंजन वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना चैनल है। आइए शुरू करते हैं। व्यंजन, व्यंजन ध्वनियाँ। तो हम आज पढ़ रहे थे व्यंजन। हमने स्वर पढ़ा था तो आधा ये श्लोक देखा था, स्वतः राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं उच्चरित होते हैं या जो स्वयं राज करते हैं वो स्वर कहलाते हैं। अनवग, अब आगे पढ़ेंगे, अनवग भवति व्यंजन मिति, जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा ये हुई कि वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाएं, व्यंजन कहलाती हैं। ये हम लिख लेते हैं परिभाषा। वे ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, व्यंजन कहलाती हैं। वे ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, व्यंजन कहलाते हैं। तो हमें ये पता लगा कि स्वर स्वतः उच्चरित होते हैं और व्यंजन जो हैं उनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वरों की जो संख्या है वो है दोस्तों 11 और व्यंजन हमारे हैं 33। और जो वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण हैं। ये मैंने उस दिन छोड़ दिया था बताना, मैंने 52 लिख के छोड़ दिया था। आज मैं बता रहा हूँ 52 वर्ण है ये लिखित रूप में। ये जो हैं 52 वर्ण लिखित रूप में हैं। और जबकि 35 उच्चारण में जो हैं, उच्चारण में 44 हैं। उच्चारण में 44 वर्ण का उच्चारण होता है, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन। ये हमारे व्यंजन की परिभाषा है और व्यंजन की शुरुआत है। स्वतो राजन्ते इति स्वरा अनवग भवति व्यंजन मिति। वे ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन 33 हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण लिखित रूप में माने गए हैं, लेकिन उच्चारण में 44 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आप सब लोग समझ गए होंगे। तो जो व्यंजन हम पढ़ रहे थे, वे ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता होती है वो व्यंजन कहलाती हैं। अब हम व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी लेंगे। उच्चारण स्थान, ये वर्ग हैं। का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये
व्यंजन है इनकी संख्या है, कुल संख्या है इनकी 25। इनकी संख्या 25 है। अब इनके बोलने के जो उच्चारण के स्थान हैं वो क्या क्या हैं? ये जो है का वर्ग कंठ, ये का खा गा घा णा, ये जब आप बोलते हैं इनका उच्चारण करते हैं कंठ, का खा गा घा णा, इनका जब आप उच्चारण करते हैं तो आप देखते हैं ये आवाज़ जो हमारा अंदर से निकल रही है, प्राणवायु जो हम लेते हैं और जब उसे बाहर फेंकते हैं तो वायु कंठ से आती हुई प्रतीत होती है। आप उच्चारण करके देखेंगे, उच्चारण से आपको पता लग जाएगा। आप प्रैक्टिकल करिए, तुरंत उसका प्रयोग करिए। ये जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, तकनीकी रूप से निर्मित ये वर्णमाला है, इसका आप उच्चारण करके देखिए। ये आपको कंठ लिखा है कंठ, तो ये आप कंठ से उच्चरित दिखाई देगी। यहाँ आपके कंठ पर प्रभाव पड़ता दिखाई देगा। जब आप का खा गा घा णा उच्चारण करेंगे तो कंठ यहाँ से आपको उच्चारण करते हुए आप देख पाएंगे, लगेगा कि यहाँ से उच्चारण होगा। तालव्य चा छा जा झा वा। अब आप देखेंगे कि तालव्य जो तालु जीभ से ऊपर होता है, अब जब इसका उच्चारण कर रहे हैं चा छा, तो आपकी जीभ जो है वो तालु को ऊपर वाले हिस्से वो टकरा रही है, छू रही है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। आपकी जिह्वा जो वाग यंत्र है वो तालु को स्पर्श कर रही है। तालव्य चा छा जा झा वा बोल के देखते रहिए, समझिए, रटिए मत। व्याकरण वर्णमाला जो है हिंदी की सबसे प्रथम श्रेणी है, इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। आपको यहाँ समझाएंगे, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ट्रिक बाद में बताऊंगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ट्रिक आप खुद ब खुद बना लेंगे, याद करने के तरीके आप खुद निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देखें कि कैसे तालव्य चा छा जा, तालु से आपकी जीभ जो है वो स्पर्श कर रही है, टकरा रही है आपकी जीवा। मूर्धन्य तालु के और कंठ के बीच का जो हिस्सा, उसे मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धा या मूर्धन्य। इसमें टा ठा डा ढा णा, जीभ उल्टी होके और तालु के पिछले हिस्से को स्पर्श करती दिखाई देती है। ये हमारा मूर्धन्य का हिस्सा होता है। दंत, अब दंत, अब इसमें आपको ये देखना है, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपके जीवा जो है वो दांतों से स्पर्श होगी। ता था दा धा ना, इसका आप प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए, यदि ऐसा नहीं होता है, आपकी जीवा आपके दांतों को स्पर्श नहीं करती है, तब आप इनका उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, इनका उच्चारण असंभव है। तो आप उच्चारण करके देखें, ता था दा धा ना, ये हमारे दंत हैं। और ओष्ठ, पा फा बा भा मा, ये जो ओष्ठ हैं, इनको बोलते समय, इन वर्णों को बोलते समय हमारे होंठ आपस में जुड़ रहे हैं, पा फा बा भा मा, तो इनको उच्चारण करते समय जो ओष्ठ हैं वो जुड़ रहे हैं। और यदि ओष्ठ हमारे नहीं जुड़ेंगे तो हम इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णमाला के 25 वर्ण बताए गए ये हैं। अब इनको कहते क्या हैं? ये 25 है इनकी संख्या, इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनको स्पर्श व्यंजन की संज्ञा दी गई है। अब पूछा जाता है इसमें से, यदि प्रश्न के स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है। और इनका दूसरा नाम एक और है, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन है। और प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर का, चा, टा, ता और पा बोला जाता है। वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये वर्गीय व्यंजन है। और प्रत्येक पहला बोला जाता है, इसका वर्ग से सम्मिलित रखा जाता है इसे। तो ये हमारी वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25।
अब इससे आगे हम चलते हैं। या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण, 25 वो थे। अब ये 4 वर्ण हैं, इनको कहा जाता है अंतः स्थ, या फिर या, रा, ला, वा, इनको अंतःस्थ कहा जाता है। और या अर्धस्वर, अर्धस्वर की संज्ञा भी दी जाती है। अंतस्थ या अर्धस्वर ये कहा जाता है इनको। या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है। तो प्रश्न पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या या अर्धस्वरों की संख्या कितनी है, तो वो 4 है। या, रा, ला, वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला शा, 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 हा, ये शा, 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 हा, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी। इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है या फिर संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। शा, शा, शाहा। अब इनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो है वो वायु ऐसा लगता है कि फेफड़ों में या अंदर एक घर्षण हुआ है और वायु गर्म तक होकर निकल रही है। शा, शा, शाहा जब हम बोलते हैं तो वायु का एक घर्षण लगता है और वायु गर्म रूप में बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं या फिर संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो ये हमारे 2 हुए, इनकी संख्या भी 4 ही होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊष्म व्यंजन पूछे जाएंगे, निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो आपको याद करके रखना है। प्रश्न बनता है यूपी टेट और आपके पैट में, ये सिलेबस में है नहीं, यूपीएसआई या जो भी है, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, जिस परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पे आपको ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन पूछा जाएगा। तो शा, सा, शाहा, ये 4 ही होते हैं, ऊष्म और संघर्षी। अब अगला है हमारा त्रा, ज्ञा और श्रा। ये छा, त्रा, ग्रा, श्रा, और ये हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनको संज्ञा दी गई है संयुक्त व्यंजनों की। अब ये संयुक्त कैसे हैं, अब इसमें प्रश्न जो बनता है वो ये नहीं पूछा जाता कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, वो पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन किसके योग से बने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा संयुक्त व्यंजन किसके योग से निर्मित हुआ है। तो ये जो है हमारा, देख लें ध्यान से, का प्लस शा, इससे निर्मित हुआ है। का और शा से मिलके ये व्यंजन निर्मित हुआ है, इसे कहते हैं शा। क्षत्रिय शा है ये का और शा से निर्मित हुआ है। और ये ता और रा, ता और रा, इन दोनों से मिलकर ये बना है त्रा। और ये जो है हमारा ज्ञा, जा और इससे जो वहाँ बोला जाता है, इससे ये निर्मित हुआ है। और श्रा, इसका निर्माण शा और रा से हुआ है। तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि शा और रा से निर्मित संयुक्त व्यंजन कौन सा है, या फिर छा निम्न में से किन व्यंजन वर्णों की सहायता से मिलकर बना है। एक प्रश्न लिखा होगा, उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे का, छा, का, चा, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि छा जो है ये किससे निर्मित हुआ है। तो ये का और शा इन 2 व्यंजन वर्णों से बना है, तो आपको ये लगाना है निशान। तो हमें, मैं जो सोच रहा हूँ, आप तो यहाँ तक
अंतस्थ व्यंजन जिनको अर्धस्वर कहते हैं, इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन मैंने बता दिए हैं कैसे कैसे निर्मित होते हैं, ये किन किन वर्णों से निर्मित हुए हैं, इनकी संख्या भी 4 है। तो यहाँ तक आपको मैं समझता हूँ कि समझ में आ गई होगी। ये जो हमारे टा वर्ग में डा और ढा, ये द्विगुण व्यंजन कहे जाते हैं, और इनके जो नीचे ये बिंदी सी लगी है, इसको हिंदी में बोला जाता है नुक्ता। और ये दोनों शब्द कौन सी भाषा से हैं? ये हिंदी के तो हैं ही नहीं, ये हिंदी के नहीं हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? उर्दू भाषा से आए हैं। ये उर्दू भाषा से आए हैं, इनको द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। और ताड़न जात, ये आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगा। ताड़न जात, मोस्टली किताब आप हिंदी की देखेंगे तो उसमें इनको ताड़न जात का प्रयोग नहीं दिया जाएगा, ताड़न जात इनका नाम नहीं दिया गया होगा। लेकिन जब आपका स्तर ऊपर जाता है, बढ़ते हैं आप, उस समय आपको ये ताड़न जात इनके लिए प्रयोग किया जाएगा, और आपको ये दिखाई देगा कि ये जो द्विगुण व्यंजन हैं उन्हें ताड़न जात भी कहा जाता है। और एक नाम इनका और है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, ये एक नाम इनका और भी है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ ये होता है फेंकना। फेंकना, उत्क्षिप्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है फेंकना। तो अब आप इसका अर्थ देखें क्या है, इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया। अब आप इनको जब बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जीभ इनको बहुत तेज़ी से बाहर फेंक रही है। उच्चारण आप करके देखेंगे तो ये लगेगा कि आपकी जो जीवा है वो जो वायु अंदर से आ रही है उसको बहुत तेज़ी के साथ बाहर फेंकने का प्रयास कर रही है। तो उत्क्षिप्त, फेंकना, तो इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा गया। हम यहाँ तक आए, अब आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा उच्चारण स्थान, अब हम पढ़ेंगे उच्चारण प्रयत्न। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन हैं उनमें क्या है देखते हैं। उच्चारण प्रयत्न क्या होता है? उच्चारण में लगने वाला जो प्रयत्न है, हम उच्चारण करने के लिए जो प्रयास करते हैं उसको उच्चारण प्रयत्न की संज्ञा दी गई है। वर्णों के उच्चारण के लिए हमारे अंग, हमारे जो वाग्य यंत्र हैं जो प्रयास करते हैं वो उच्चारण प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। मैं इस पर पहला इसमें है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, तो हमारा स्पर्शी व्यंजन जो है वो क्या है? हमने लिखा था अभी 25 व्यंजन बताए थे, उनको लिखा था स्पर्श व्यंजन। तो कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वे स्पर्श व्यंजन हैं और ये स्पर्शी व्यंजन है। लेकिन अब हमें देखना है, उनकी संख्या 25 है और इन स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 16। इनकी संख्या है 16। जो स्पर्शी व्यंजन बताए गए हैं उनकी संख्या 16 है। और ये 16 स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। का वर्ग, मैंने आपको बताया था वर्ग लिखे थे, प्रत्येक पहला अक्षर उस वर्ग का वर्ग बताया जाता है। तो ये का वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग। का वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। अब जो वर्ग लिखा था हमने उसमें प्रत्येक लाइन में देखा होगा आपने 5 थे। का, खा, गा, घा, झा, का, खा, गा, घा, णा। तो ये 5 जो लिखे थे हमने प्रत्येक, उनमें से प्रथम 4, एक इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए और इसके 4 हो गए। ये हमारे
स्पर्शी व्यंजन होते हैं। 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 ये हमारे स्पर्शी व्यंजन में की संज्ञा इन्हें दी गई है। का वर्ग के प्रथम 4, टा वर्ग के प्रथम 4, पा वर्ग के प्रथम 4 और ता वर्ग के प्रथम 4 वर्ण ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अगला क्या है हमारा? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी ये क्या है? स्पर्श संघर्षी जो स्पर्शी व्यंजन है, इसमें बोलते समय वायु का मुख के अंदर समय लेना या घुमड़ना सम्मिलित रहता है। उनको उच्चारण करते समय वायु एक बार में बाहर नहीं आ पाती, घुमड़कर जीभ से टकराकर बाहर आती है। तो ये हमारा जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, तो टकराकर या रगड़ते हुए बाहर निकलती है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। इनका है ये कौन कौन से होते हैं? चा, छा, जा और झा। ये इनकी संख्या कितनी है? 4। स्पर्श संघर्षी इनकी संख्या भी 4 है। 16 स्पर्शी व्यंजन और स्पर्श व्यंजन 25। 16 स्पर्शी व्यंजन अलग से हैं बताए गए और स्पर्श संघर्षी इनकी संख्या है 4। और हम आगे जब पढ़ेंगे तो लुठित व्यंजन, कहीं कहीं आपको लुंठित भी मिल जाएगा, ठीक है। और लुठित व्यंजन इसका मतलब, इसको ये भी कहा जाता है प्रकंपित। प्रकंपित, इसको प्रकंपित की भी संख्या दी गई है। और ये कौन सा व्यंजन है? ये व्यंजन है रा, केवल रा। लुठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन ये कैसे? इसका अर्थ प्रकंपित मतलब कंपन होना। आपकी जीवा में बोलते समय जो कंपन होता है तब ये रा बोलेंगे आप। देखिए जीभ में कंपन होगा, करंट सा लगेगा, तो ये हमारा प्रकंपित व्यंजन है। लुठित व्यंजन लुढ़कता हुआ अंदर से बाहर की ओर आता हुआ, जीभ से बोलिए रा यहाँ से यहाँ आता हुआ दिखाई देगा, तो ये हमारा लुठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन रा होता है। और अगला पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन हमारा है ला। ला पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन का क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन में बोलते समय जीवा के दोनों ओर, जीभ के दोनों ओर से वायु निकलती है, तो उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्व दोनों ओर से ला बोलेंगे आप, तो ला बोलते समय जीभ के दोनों ओर से वायु बाहर को आती है, मुख से बाहर आती है, ये हमारा पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब आगे वत्सर्य। वत्सर्य, वत्सर्य को क्या कहते हैं? मसूड़ा। वत्सर्य को कहते हैं मसूड़ा। अब जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो मसूड़ा तो लिख नहीं सकते, तो उसको शुद्ध रूप में हमने लिखा वत्सर्य। और वत्सर्य व्यंजन कौन कौन से माने गए हैं? रा, सा, ला, ना और जा, ये वत्सर्य व्यंजन हैं। आप इनका उच्चारण करके देखेंगे। वत्सर्य व्यंजन, आपकी जो जीभ है वो मसूड़े को छू रही है। देखिए सभी लोग, रा, सा, ला, ना, जा, मसूड़े को छू रही है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी जीभ मसूड़ों को छू रही है। वत्सर्य व्यंजन, इनको वत्सर्य व्यंजन कहा जाता है। और अगला हमारा एक है नासिक्य। ये व्यंजन है 5 नासिक्य, जिनको बोलते समय सामान्यतः नाक की ध्वनि और मुख
दोनों के प्रयोग किया जाता है। ये नासिक के व्यंजन हैं। वहाँ ना मा, ये जो हैं हमारे नासिक के व्यंजन हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो आजीवन उनकी जो बोली होती है प्राकृतिक रूप से नासिक और मुख दोनों मिली हुई आती है, थोड़ा अजीब सा बोलते हैं। तो उनको सभी स्वर नासिक के होते हैं, लेकिन मूलतः सामान्य व्यक्ति जिसकी वाणी ठीक है वह इन व्यंजनों को नासिक की सहायता से ही बोलता है। ये व्यंजन उसको नासिक से बोलने ही पड़ते हैं। मैंने अब तक पहुंचाया उच्चारण प्रयत्न, उच्चारण के स्थान। दो प्रकार से व्यंजनों को मैंने आपको बताया। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर उच्चारण प्रयत्न और उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को मैंने आपको बताया। और मुझे ये उम्मीद है कि मैंने जो समझाया है आपको, जो अब तक वीडियो में इतना बताया है वहाँ तक आप समझ गए होंगे। और वीडियो को बार बार देखें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। आपका अपना चैनल है, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इससे हमको हौसला मिलेगा और हम आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं, शिक्षा पहुंचाने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। आइए पहुंचते हैं अपने विषय पर। घोष श्वास के आधार पर जो व्यंजन चल रहे हैं उसमें घोष और श्वास के आधार पर व्यंजन क्या है। अभी हमने ये वर्ग लिखे थे पहले, तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर ये होता है और हमें पहले पढ़ना है घोष के आधार पर। तो घोष के आधार पर क्या होता है? अघोष, अघोष और सघोष। अघोष, सघोष। अब इसको बहुत कम शब्दों में ये समझ लीजिए कि अघोष का मतलब होता है कंपन ना हो, कंपन ना हो। बोलते समय मुख में कंपन ना हो, अघोष। और सघोष का मतलब होता है कंपन हो, तब वहाँ होता है सघोष। अघोष और सघोष को कंपन ना हो और कंपन हो, ये होता है। अब हमें देखना है कि कौन कौन से जो वर्ण हैं वो अघोष में आते हैं और कौन कौन से सघोष में आते हैं। देखिए 5 वर्ग हैं, ये वर्गीय व्यंजन बोलते हैं इनको। इनकी संख्या 25 है, इनकी संख्या है 25। तो हमको देखना क्या है कि 1 से 1 और 2 का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा और फा, ये जो हैं कितने हुए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। 10 ये, और साथ में शा, शा और हा, शा, शा और सा। ये जो हमारे कितने हो गए अब? 10 और 3 13, और साथ में विसर्ग, ये मिला के 14। ये अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग में पहला और दूसरा स्थान के जो व्यंजन हैं वो अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जिनमें शा, शा और हा और साथ में विसर्ग, ये अघोष व्यंजन कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं सघोष, जिसमें कंपन होता है। सघोष व्यंजन कौन से हैं? तीसरा, चौथा और 5वां, ये जो है हमारे सघोष व्यंजन हैं। 3, 4 और 5, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब कौन से हैं? सघोष। सघोष यहाँ लिखा रहने दीजिए, उधर भी लिखता हूँ मैं, सघोष। ये सघोष व्यंजन है, ये
सघोष व्यंजन हैं, इनकी संख्या कितनी होगी? 3, 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15 संख्या हो गई, प्लस 11 स्वर सघोष व्यंजन में ये सब, और उसके बाद 11 स्वर प्लस या, रा, ला और वा, ये सब कितने हुए? 15 और 10 25 और 1 26 और 4 30। तो इनकी पूरी संख्या कितनी हो गई? 30। तो ये हमारे सघोष व्यंजन हो गए। हम देख रहे थे सघोष व्यंजन में घोष के आधार पर पहला दूसरा वर्ण जो है वो काखा, चाछा, टाठा, ताथा और पाफा, और शाह, शाहा और विसर्ग ये हमारे अघोष के अंतर्गत आते हैं। आपको एक बार वर्ग जो हमने बनाए हैं 25, उनमें आप ध्यान दे देंगे, एक बार में ही याद हो जाएगा। पहला और दूसरा जो क्रम है, क्रमानुसार पहला और दूसरा वो अघोष आता है, उसके साथ शाह, शाह और हा और विसर्ग, इनकी संख्या मानी जाती है अघोष में। और उसके बाद गा, घा, णा, और ये जो तीसरा, चौथा और पांचवा क्रम है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो क्रम है वो सघोष व्यंजन है। सघोष व्यंजन इनकी संख्या 15 है, ये सब 15, उसमें 11 स्वर जोड़े गए हैं सघोष व्यंजन में, और उसके साथ में क्या जोड़ा गया है? प्लस देख रहे हैं आप, यहाँ भी प्लस है, तो ये जोड़ते रहेंगे, या, रा, ला, वा, हा, तो इनकी संख्या हो जाती है 31। तो हमारे सघोष व्यंजन जो हैं वो 15, 11 और ये 5 मिलाकर 31 हो जाते हैं। अब हम यहीं से सीख लेंगे श्वास के आधार पर। श्वास के आधार पर होते हैं 2। श्वास के आधार पर क्या होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। यहीं देखते चलिए। अब वर्णमाला हमारी समापन की ओर चल रहे हैं, हम धीरे धीरे समाहार में जा रहे हैं। अल्प प्राण जो हमारा है, अल्प प्राण और महाप्राण ये श्वास के आधार पर व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग जो है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। आप देख रहे हैं अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, या, रा, ला और वा, और साथ में स्वर, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है? पहला, का, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, का, गा, णा। अब इसका पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, और साथ में या, रा, ला, वा और स्वर। अब आप 15, 4, 19 और 11, 30, तो ये हमारी संख्या इनकी कितनी होती है? 30। इनकी संख्या होती है 30। जी हाँ दोस्तों, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, या, रा, ला, वा और स्वर, ये जब मिल जाते हैं ये अल्प प्राण कहलाता है। अब हम दूसरा जो प्रकार है महाप्राण देखते हैं, क्या है? महाप्राण। अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, या, रा, ला, वा प्लस स्वर, इनकी संख्या 30 है। ये अल्प प्राण कहलाते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। उसके साथ
सघोष के साथ भी स्वर होते हैं और अल्प प्राण के साथ भी स्वर होते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सघोष व्यंजन की संख्या 31 है और अल्प प्राण की संख्या 30 है। ये आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ आप ध्यान रखें, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो है हमारे सघोष में आते हैं, और अघोष में क्या आता है? पहला और दूसरा। तो ध्यान रखेंगे, पहला और दूसरा अघोष में, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष व्यंजन में आते हैं। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, या अलावा और स्वर ये हमारे होते हैं अल्प प्राण। अब महाप्राण क्या हो गया? अब क्या बचा, क्या है हमारे पास? ये देखिए, दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यही हमारे पास शेष बचा है। खा और घा, छा और झा, ठा और डा, था और धा, फा और भा, ये हमारे प्रत्येक वर्ग के 2 हैं। हमारा महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा खा, घा, छा, झा, ठा, 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 डा, था, धा, फा, भा, ये हमारे महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। और इनके साथ क्या जुड़ा होता है? प्रत्येक वर्ग का, इसमें लिखते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस शा, सा, सा, शाहा, शा, शा, शाहा, 2, 4 प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस शा, शा, शाहा मिलाकर अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 4, 14। तो इनकी संख्या हो गई 14। तो हमारे महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, उसके साथ शा, शा, शाहा, ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये वर्णमाला के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो वर्णमाला से 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वहाँ से ये व्यंजन में घोष और श्वास के आधार पर जो व्यंजन हैं उनमें से क्वेश्चन अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष या अघोष में से मिलना ही मिलना है। तो हमें ये चीज़ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अघोष जिनका कंपन ना हो, पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा अघोष के अंतर्गत आता है, और उनके साथ सा, साहा और विसर्ग ये गिने जाते हैं। सघोष जिनका कंपन होता है उनमें क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये हमारे सघोष व्यंजन होते हैं, जिनके साथ 11 स्वर भी जोड़ लिए जाते हैं। यारा, लावा, हा को जोड़ा जाता है और ये कुल संख्या 31 कहलाती है। तो हमारे ये सघोष व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण हमको देखना है। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ध्यान रखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, यारा, लावा और स्वर इनकी संख्या मिलाकर 30 हो जाती है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण शा, सा, शाह और इनकी संख्या होती है 14। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को व्यंजन जो मैंने बताया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है मैंने आपको संपूर्ण बताने का प्रयास किया, और मैं आपको ये समझ भी आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से और शेयर से हमारी हिम्मत बढ़ेगी। हम आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। आपका अपना आसान क्लासेस।